वेलकम टू सिविल्स ओनली। जैसा कि करंट अफेयर्स के सेशन में बताया गया था कि हम वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पॉलिसी और स्कीम को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे हमारे इस सेशन का मेन मोटिव रहेगा कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें ताकि हमको एग्ज़ाम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो पर्टिकुलर कुछ डायमेंशंस रहते हैं उस पर ज़्यादा ही एग्जामिनर का फोकस रहता है। जैसे पर्टिकुलर स्कीम या प्रोग्राम की लॉन्च डेट क्या है, या वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में शुरू की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस डिस्कशन में हम भी इन सभी डायमेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हम पहली स्कीम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को शुरू करते हैं। तो देखो इसके अगर इस स्कीम के बैकग्राउंड की बात करें तो देखो सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का जो मेन एम था वो था कि देश में इंटरप्रेन्योर कल्चर को बढ़ावा देना। तो अभी जनवरी 2021 में इसको पूरे 5 साल हुए हैं। तो इसके 5 साल होने के उपलक्ष्य में पीएम ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की घोषणा की थी और फिर इसको आगे चलकर प्रॉपर अप्रैल 2021 में शुरू किया गया है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत शुरू की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट में जो भी देश के स्टार्टअप हैं उनको और भी स्टेबल बनाना, उनको स्ट्रॉन्ग करना और उनके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मार्केट एंट्री और कॉमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है ना। तो सरकार ने इस योजना के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए उसमें 2 मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिनमें पहला है कि इसके तहत जो भी स्टार्टअप लाभ लेने के लिए आवेदन करेगा तो ज़रूरी है कि उसको स्थापित हुए 2 वर्ष से अधिक ना हुए हों। और इसमें दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि उस स्टार्टअप ने 10 लाख रुपए से अधिक की मॉनेटरी सपोर्ट किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के तहत प्राप्त ना की हो। ठीक है, तो ये हमारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है उज्ज्वला 2.0 है ना। तो इसके अगर बैकग्राउंड को देखें तो सरकार ने मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और जिसका मेन एम था कि जो रूरल एरिया है उसमें एलपीजी कनेक्शन को पहुंचाना ताकि जो जीवाश्म ईंधन या फिर लकड़ी जैसे जो ईंधन है इनको जलाने से जो ग्रामीण क्षेत्रों में सांस श्वसन संबंधित जो बीमारियां हो जाती हैं महिलाओं को, उनसे उन्हें छुटकारा दिलाया जा सके। तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2019 तक इस योजना के तहत, मतलब जो पहले से योजना चली आ रही थी उज्ज्वला योजना, उसके तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का वितरण कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या है, देखो हाल ही में जैसे कोविड का ये जो अभी फेज चल रहा है तो इसमें क्या हुआ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या माइग्रेंट हाउस होल्ड हैं इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सरकार ने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए अभी क्या किया, अगस्त 2021 में इस योजना का और भी एक्सटेंशन करते हुए इसको दोबारा से शुरू किया है ना, उज्ज्वला 2.0 के नाम से। और इसमें इस बार क्या किया गया है, जो भी माइग्रेंट हाउस होल्ड हैं उन पर ज़्यादा ही फोकस किया गया है इस योजना में। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है इसकी वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन को पहुँचाना। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो इसमें जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किए उनमें पहला है कि जो भी इसके अंतर्गत पात्र होगी, पहली बात तो इसमें केवल महिला ही पात्र हो सकती हैं और ऐसी महिला पात्र होंगी जिनकी एज 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, और इसमें दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि जो महिला इसके तहत लाभ लेगी तो उनका उस परिवार में कोई भी दूसरा एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है पर्टिकुलर जो भी इसमें वुमेन जो बेनिफिशरी महिलाएं रहेंगी वो SC ST समुदाय से होनी चाहिए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस या फिर अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड लाभार्थी ही होने चाहिए। ठीक है, इन पर ज़्यादा ही फोकस किया गया है। स्कीम है डी पोषण मिशन। हाल ही में सरकार ने डी पोषण मिशन की शुरुआत की है। इस डी पोषण मिशन का जो मेन एम है वो यही है कि देश में ब्लू इकॉनमी इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना। इस योजना को जो शुरू किया गया था, अप्रूव किया गया गवर्नमेंट द्वारा, वो जून 2021 में किया गया है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। यह मिशन 6 मेन कंपोनेंट पर आधारित है ना। इसके अंतर्गत 6 मेन कंपोनेंट शामिल किए गए, जिनमें पहला कंपोनेंट है कि गहन सागरीय खनन और मैंड सबमर्सिबल के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना। दूसरा इसमें कंपोनेंट है कि महासागरीय जलवायु परिवर्तन एडवाइजरी सर्विस को विकसित करना। ठीक है, तीसरा इसमें कंपोनेंट है कि
गहन सागरीय जैव विविधता के अन्वेषण एवं संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार को विकसित करना। और फिर चौथा इसका जो कंपोनेंट है वो ओशियन सर्वे और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना। इसका पांचवा कंपोनेंट है महासागरों से ऊर्जा और शुद्ध जल को प्राप्त करना। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है महासागर के जैव विविधता और उसके संसाधनों को समझने के लिए वहाँ पे एडवांस मरीन स्टेशन को स्थापित करना। ठीक है, तो इन 6 कंपोनेंट पे ये स्कीम बेस्ड है। ओके, अच्छा, हाल ही में सरकार ने क्या किया है, इसी योजना के एक पार्ट के रूप में समुद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी अभी सरकार ने हाल ही में। तो इसमें क्या किया गया था कि एक मत्स्य 6000 नाम का एक सबमर्सिबल व्हीकल को महासागरीय मिनरल्स को, जो रेयर मिनरल्स हैं उनके माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए मत्स्य 6000 को गहन सागरीय क्षेत्र में भेजा गया था। ओके, और भारत इस प्रकार की तकनीकी को प्राप्त करने वाला छठा देश बन गया है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना शामिल है। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है रेल कौशल विकास योजना। तो इसे सरकार द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। और इसके बैकग्राउंड को देखें तो 2015 से प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, उसी के एक पार्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। और ये रेलवे मंत्रालय की योजना है। और इसका जो मेन एम है वो सेम है कि उसमें का जो एम है वो वही कि लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, ताकि उनको बेहतर से बेहतर रोजगार मिल सकें। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें ऐसे युवा जो 18 से 35 साल की एज के बीच के हों और जो मैट्रिक पास हों वो इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सरकार ने अप्रैल 2021 में की थी और ये पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अभी क्या देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लैंड का ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाया है, जिस कारण क्या रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड को लेकर डिस्प्यूट बने रहते हैं। तो उन डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नियोजन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वामित्व योजना का संचालन सामूहिक रूप से पंचायती राज मंत्रालय, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इससे पहले सरकार द्वारा 2020-21 में 9 राज्यों में पायलट फेज में इस स्कीम को शुरू किया गया था। और उसकी सफलता को देखते हुए अभी सरकार द्वारा इसको पैन इंडिया लेवल पे शुरू किया गया है। बेनिफिट क्या होंगे, तो इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात जो इसमें जो मेन बात है वो ये है, जब लोगों के लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उनको बैंक से लोन लेने में हेल्प मिलेगी। उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट बने हुए वो डिस्प्यूट समाप्त होंगे। ग्रामीण स्तर पर समग्र प्लानिंग बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर, जो ग्रामीण भारत की बात की जाती है कि हमारे जो देश के गांव हैं वो आत्मनिर्भर बने, तो उस दिशा में भी ये योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। डिजिटल मिशन, तो देखिए अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो सरकार ने 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा की थी। इसी के अंतर्गत सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप योजना के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मेन मोटिव था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करना। आयुष्मान भारत के 2 मेन कंपोनेंट डिसाइड किए गए थे, जिसमें पहला कंपोनेंट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करना। और इसी का जो दूसरा कंपोनेंट के रूप में क्या किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकार द्वारा जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार की सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। तो अभी हाल ही में सितंबर 2021 में सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ही एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका मेन मोटिव है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक 14 अंकों की हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना। जिससे क्या फ़ायदा होगा, जिसका मेन मोटिव है कि इससे क्या होगा कि जब भी किसी को भी कोई भी बीमारी होती है तो वो उस हेल्थ आईडी के थ्रू अपना पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड में सब कुछ शामिल होगा, जैसे जब भी कोई बीमारी हुई है तो किस डॉक्टर से दवा ली गई है,
किस डॉक्टर ने कौन कौन से परीक्षण किए हैं और इसके साथ साथ उनको कितनी लंबी अवधि तक दवाइयाँ दी गई हैं, तो इस सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसके मंत्रालय की बात करें तो इसको परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। और इसका जो मेन मोटिव है, वो मोटिव जो मेन है वो वही है कि जो जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराना, जिससे उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इसको क्या किया था सरकार ने, इससे पहले 15 अगस्त 2020 को ही पीएम ने इसकी घोषणा की थी और इसको पहले से ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा था। ठीक है, और इसको अभी सरकार द्वारा और भी विस्तार किया गया है। ओके, तो चलिए हम अपनी अब नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। ग्राम उजाला स्कीम की शुरुआत सरकार द्वारा मार्च 2021 में की गई है। और अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो देखिए सरकार ने 2015 में उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका मेन मोटिव था कि लोगों तक क्लीन एनर्जी की पहुंच स्थापित करना। और जो हमारा सतत विकास लक्ष्य जो 7 है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि सस्ती, विश्वसनीय और मॉडर्न एनर्जी सेवाओं तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसी के कंटिन्यूएशन के रूप में अभी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और ये ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। और इसका मेन मोटिव है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक एलईडी बल्बों के वितरण को सुनिश्चित करना, जिससे न केवल लोगों की स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो, बल्कि इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायता मिल सके। ओके, तो इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो लाभ लेने के लिए जो भी पात्र होगा, तो उसमें सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि उसको किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनसे उसके पास कोई भी एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके आइए रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो इस स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को 5 एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे, 7 या 12 वाट के 5 एलईडी बल्ब। ठीक है, जिनकी जो कॉस्ट सरकार द्वारा डिसाइड की गई है वो पर बल्ब 10 रुपये डिसाइड की गई है। ठीक है, और एक परिवार को मैक्सिमम 5 एलईडी बल्ब ही प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ओके, इससे पहले इसके जो इसका पहला फेज है उसके तहत जो आरा, बिहार का आरा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में और पश्चिमी गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पहले चरण को शुरू किया गया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट से वित्त पोषित किया जाएगा और इस तरह से ये प्रोग्राम भारत में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्कीम से चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो अभी हाल ही में इसको नवंबर 2021 में शुरू किया गया है और इसको जो शुरू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको भी जगह दी जाए। तो इसी क्रम में इसको आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, तो इनमें केवल जैसे बैंक या इंश्योरेंस कंपनियां, ये म्यूचुअल फंड, इन्हीं का अभी तक वर्चस्व बना रहता था। मतलब यही सभी लोग ये प्रतिभूतियों को खरीदते थे या इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अभी सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसका मेन मोटिव है कि इसमें अब जो आम निवेशक हैं वो भी आएँ और इसमें निवेश करें। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो भी इस प्रतिभूति में निवेश करना चाहेगा तो उसके लिए आवश्यक है कि वह आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलेगा और जिसके तहत वो अपना इन प्रतिभूतियों में ट्रेड कर सकता है। चलिए कुछ इससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड का ट्रेड किया जाएगा। ओके, और ट्रेजरी बिल और बॉन्ड के बीच अंतर क्या होता है? देखो, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए इशू की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए जो इशू की जाती है उसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा बिल, मतलब जो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों को ही इशू किया जा सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा केवल और केवल बॉन्ड को ही इशू किया जा सकता है, जिसको राज्य विकास ऋण भी कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों को इशू कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल बॉन्ड को ही इशू कर सकती है। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है कृषि उड़ान 2.0। ओके,
तो देखो, अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो काफ़ी लंबे समय से सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की इनकम को 2022 तक डबल कर दिया जाएगा। उसी क्रम में सरकार द्वारा बहुत सी पहल शुरू की गई हैं, जिसमें अभी कुछ समय पहले अगस्त 2020 में ही किसान रेल की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। इसी में एक और पहल की गई थी जो कृषि लॉजिस्टिक्स के लिए ही है कि सरकार द्वारा किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई, जिसका मेन मोटिव है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कृषि उपजों के परिवहन के लिए वहाँ से व्हीकल को हायर कर सकते हैं। ओके, कहाँ से? किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो अभी इसी को कंटिन्यूएशन करते हुए मतलब कृषि लॉजिस्टिक को और भी मजबूत बनाने के लिए अभी सरकार ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है, और ये नागरिक विमानन मंत्रालय की पहल है। और इसका मेन मोटिव है कि जो हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को और भी सुगम बनाना। और इस जो कृषि उड़ान 2.0 का मेन फोकस एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और आदिवासी क्षेत्रों को रखा गया है। ओके, तो इससे पहले भी अगर इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स में देखें तो इसमें अभी जो अगस्त 2020 में सरकार ने कृषि उड़ान स्कीम की शुरुआत की थी, और उसी के कंटिन्यूएशन के रूप में कृषि उड़ान 2.0 की अभी ये शुरुआत की गई। ओके, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो देखो, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार द्वारा 2017 में लाई गई थी, तो उसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा 2025 तक GDP के 2.5% तक जो हेल्थ सेक्टर है उसमें खर्च करना चाहिए, और वो इसको जो है टाइम बाउंड मैनर में इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, लगभग 1.15% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है। और दूसरा, अभी हाल ही में जो कोविड का फेज चल रहा है, इससे क्या हुआ कि भारत में न केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस का पता चला, बल्कि इसको मजबूत किए जाने के लिए भी सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है ना। तो इसी के क्रम में भी सरकार ने अक्टूबर 2021 में PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, जिसका मेन मोटिव है कि देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रांग और स्टेबल बनाना। ठीक है, इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेता है। इसका जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस योजना की घोषणा की थी, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने की इसकी जो टोटल टाइम पीरियड है उसको 6 साल डिसाइड किया गया है। मतलब इसको 2025-26 तक के लिए अभी इम्प्लीमेंट करने का टाइम इसका डिसाइड किया गया है। और इसके तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभिन्न लैब और क्रिटिकल केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सरकार द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी हमारा अर्बन इंडिया है उसको क्या किया जाएगा, ODF फ्री किया जाएगा, मतलब ओपन डेफिकेशन मुक्त कर दिया जाएगा उनको। और जो भी वहाँ पे सॉलिड वेस्टेज होता है तो उसका क्या किया जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा उसका, और लोगों में सफाई स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो इन्हीं मोटिव्स के साथ 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था। तो अभी हाल ही में बजट 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा की गई थी, और इसी के कंटिन्यूएशन में अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो इसको जो लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री इसके तहत ये स्कीम शुरू की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और इसके जो मेन मोटिव्स हैं वो हैं, सबसे पहला कि जितने भी भारत के शहर हैं उन सभी को गार्बेज फ्री बनाना, मतलब उनको सभी को कचरा मुक्त बनाना। दूसरी जो इसमें बात कही गई है वो कहा गया है कि जो भारत के सभी शहर हैं उनमें जो ग्रे और ब्लैक वाटर है उसको बेहतर तरीके से प्रबंधित करना। अच्छा, ग्रे और ब्लैक वाटर क्या होता है? तो जो भी वाटर जो हमारे जो घरों से सिंक, वॉशिंग मशीन, शॉवर, इन सभी से जो भी वेस्टेज वाटर जो निकलता है उसको ग्रे वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं घरों के टॉयलेट्स और बाथरूम, मतलब ऐसा वाटर जिसमें मल मूत्र भी मिला हुआ है, तो ऐसे वाटर को ब्लैक वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि ये दोनों तरीके के वाटर्स को क्या किया जाए, इसको बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाए। और इसमें जो तीसरी बात कही गई है वो कहा गया है कि जो सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ODF+ कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए।
तो इन्हीं मेन उद्देश्यों के साथ इस योजना को अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो SDG गोल्स हैं उसमें जो गोल संख्या 6 है उसमें भी क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई है। तो इस स्कीम्स का एक मोटिव ये भी है कि उस लक्ष्य को भी, जो लक्ष्य संख्या 6 जो डिसाइड की गई है SDG के अंतर्गत, उसको भी प्राप्त किया जा सके, है ना। और ये पहल तीनों लोगों मतलब इसमें स्टेट्स, UT के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और लोकल अर्बन बॉडी, ये भी इसमें शामिल, तीनों लोगों के संयुक्त प्रयास से इसको बेहतर रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। और हाल ही में जो सरकार ने कहा है कि 2019 तक, मतलब 2019 में जो भारत है वो पूरी तरह से ODF फ्री हो गया, और सरकार ने इसको एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के आधार पर इस तथ्य को कहा है कि ये पूरी तरह से इंडिया ODF फ्री हो चुका है। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है पोषण 2.0। अगर इस स्कीम के बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए अभी क्या है कि बहुत से जो इंडेक्स और रिपोर्ट्स निकलती हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया, तो इसमें क्या भारत की रैंकिंग है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही साथ जो बहुत से गवर्नमेंट के आंकड़े भी हैं उनमें भी भारत में जो कुपोषण और इसकी जो समस्या है, भुखमरी की समस्या, इस पर काफ़ी प्रकाश डाला जाता रहा है, और भी ये गवर्नमेंट की दृष्टि में काफ़ी फोकस वाला पॉइंट है। तो अभी इसी सब समस्याओं को दूर करने के लिए, स्पेशली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अभी सितंबर 2021 में पोषण 2.0 स्कीम की शुरुआत की गई थी, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत शुरू किया गया है। और इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, उसमें यही है कि जो भी बच्चे और महिलाएं हैं उनमें मलन्यूट्रिशन की समस्या को दूर किया जा सके, ताकि उनके बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाए। तो इसके रिलेटेड फैक्ट्स में देख लेते हैं। देखिए अभी इससे पहले ही सरकार ने मार्च 2018 में 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस पोषण अभियान को भी क्या किया गया, इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है ना। और अभी इस स्कीम में कहा गया है कि अब सितंबर माह को, जो भी सितंबर महीना होगा उसको पोषण माह के रूप में हम मनाया जाएगा पूरे देश भर में। और इसी दौरान अब जो अभी हाल ही में जो पोषण माह मनाया गया था उसमें पोषण वाटिका स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। अब ये पोषण वाटिका क्या है, पोषण वाटिका के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र हैं, लोकल लेवल पे जो भी स्वास्थ्य सेंटर्स हैं, तो उनमें कहा गया कि उनमें जो भी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, जो भी परिसर पड़ा हुआ है, उसमें क्या किया जाए, सब्जियां या फल वाले ऐसे पौधे लगाए जाएं जिससे क्या हो कि ये महिलाओं बच्चों तक उनको पहुंचाया जाए, ताकि उनमें न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सके। ओके, और इसके साथ साथ इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य, जो SDG का लक्ष्य संख्या 2 है, जिसमें कहा गया है कि जीरो हंगर को प्राप्त करने की ओर सरकार को प्रयास करना चाहिए, तो इस दिशा में भी प्रगति हो सकेगी इस योजना के माध्यम से ना। ये भी एक मेन एम है गवर्नमेंट का कि इसके माध्यम से जो SDG लक्ष्य संख्या 2 है इसको भी प्राप्त किया जा सके। तो इसी क्रम में इस योजना को शुरू किया गया था। ओके, इसमें बच्चों में बौनेपन की समस्या, मतलब चाइल्ड स्टंटिंग, और मोटापे, चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया गया। इस योजना के माध्यम से इस पर भी फोकस किया गया है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है PM मित्र पार्क्स। तो PM मित्र पार्क्स योजना के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए कुछ समय से सरकार का काफ़ी अधिक प्रयास रहा है कि देश में इंटरप्रेन्योर कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और काफ़ी तरह की योजनाएं चलाई गई जिससे देश में न केवल इंटरप्रेन्योर का कल्चर बढ़े बल्कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके। तो देखिए भारत में वैसे भी कपड़ा क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाओं को और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए अभी सरकार ने क्या किया है, 2 जुलाई 2021 में इस स्कीम को शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कपड़ा मंत्रालय की पहल है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, और जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल मैप में, मतलब ग्लोबल टेक्सटाइल हब में और भी ज़्यादा क्या बनाना, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो घोषणा की गई थी वो बजट 2021-22 में की गई थी, और उसमें कहा गया था कि भारत में 7 PM मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे, और ये पार्क किस बेसिस पे होंगे कि एक ही जगह पे सभी तरह की सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, चाहे वहाँ पे
धागा बनाने की हो, प्रिंटिंग की हो, या फिर उसके कपड़े के निर्माण की हो। मतलब एक ही जगह पे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी तक काफ़ी बनी रहती है, जैसे एक जगह कहीं पे जो कॉटन है, कॉटन को केवल क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है उसको, दूसरी जगह कहीं से उससे क्या किया जा रहा है, कहीं उस पर उसका धागा बनाया जा रहा है कॉटन से, कहीं पे कपड़ा बनाया जा रहा है, कहीं पे रंगाई हो रही है, तो कहीं पे उस कोई पैकिंग हो रही, तो कई जगह जगह की ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहती थी वो काफ़ी ऐड हो जाती थी। जिससे क्या रहता था, नेशनल और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें जो भारतीय कपड़े उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं प्राइस के दृष्टिकोण से। तो इसमें क्या होगा, जब एक ही जगह पे सब सुविधाएं मिलेंगी तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। और दूसरा, इसमें जो विनिर्माता हैं वो और भी ज़्यादा दक्षता के साथ कपड़ों को और भी तेज़ी से और भी ज़्यादा बना सकेंगे कम समय में। तो ऐसे में जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम होगी, तो इससे जो कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो भारतीय कपड़ों का कॉम्पिटिटिव प्राइस भी हो सकेगा, जिससे वैश्विक लेवल पे इसकी और भी मांग बढ़ने की संभावना रहेगी। तो इसी क्रम में सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया गया और ये मेनली 5F विजन पर बेस्ड है। ये 5F विजन क्या है, इसमें कहा गया है कि खेत से फाइबर तक, मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से फैशन तक, और इस फैशन से हमको कहाँ तक जाना है, फॉरेन तक। मतलब हमको फॉर्म से लेके फॉरेन तक जाना है, मतलब खेत से लेके विदेश तक की सैर करनी है। जिसमें सैर के अंतर्गत क्या है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी हर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और इसमें क्या है, लगभग सरकार का आंकड़ा है कि इस स्कीम के द्वारा ये जो पार्क बनाए जाएंगे तो लगभग एक पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। मतलब ऐसा सरकार का आंकड़ा है कि एक पार्क से इतने रोजगार सृजित होंगे, तो समझिए फिर 7 पार्क से कहाँ तक फिर कितना रोजगार सृजित हो सकता है ना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है स्माइल स्कीम, मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो क्या है कि देश में काफ़ी समय से जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है या वंचित तबका है जो समाज का, उसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गई। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है या फिर जो भी भिक्षावृत्ति जैसे कामों में लगी हुई जो कम्युनिटी है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक योजनाओं का अभी तक अभाव बना हुआ था, है ना। और वैसे भी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 4 लाख से भी अधिक भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की संख्या बताई गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आता है। तो इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए सरकार ने इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अभी हाल ही में जुलाई 2021 में इस योजना की शुरुआत की है, जिसका मेन फोकस एरिया ट्रांसजेंडर्स और जो भिक्षावृत्ति में संलग्न लोग हैं, वेगर्स हैं, उनको रखा गया है। और ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय की पहल है, और जिसका ऑब्जेक्टिव है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज मतलब यही भिखारी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनका कल्याण करना और इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और उनको रिहेबिलिटेट करना। ठीक है, तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस योजना को शुरू किया गया है। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, जैसे कर्नाटक ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों को सभी गवर्नमेंट स्कीम्स में, गवर्नमेंट जो भी उसका सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही। मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरह की पहल शुरू कर दी है, क्योंकि इन लोगों के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक योजनाएं नहीं थी, इसलिए इनको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी तरह से भी हाल ही में तेलंगाना ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला है ना। तो इन सभी से क्या होगा, इस तरह की जो समाज के वंचित जो तबके की श्रेणी में आने वाले ऐसे लोग, क्या होगा, इनका सशक्तिकरण होगा और ये भी मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। तो देखो, अगर इसके रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, तो इसके अंतर्गत क्या किया सरकार ने, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। किसके लिए, वेगर्स के लिए। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन द एक्ट ऑफ वेगिंग, है ना। तो जो भी भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी इसी के तहत एक सब स्कीम के रूप में सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की है। और अभी इसको क्या है, पायलट फेज में, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको भारत के 7 शहरों में, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना शामिल हैं, इन 7 शहरों में इसको पायलट बेसिस पे अभी चलाया जा रहा है ना। इसके बाद हो सकता है आगे चलकर इसको और भी एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी इन 7 शहरों में पायलट बेसिस पे इसे शुरू भी कर दिया है, जो इसी के अंतर्गत एक सब स्कीम है। ठीक है, तो हम अब अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमृत 2.0। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें
तो अभी क्या है भारत में शहरों की स्थिति अगर देखी जाए तो 2011 की जनगणना में जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें कहा गया कि भारत की लगभग 31% जो जनसंख्या है वो शहरी है। और जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसका एक आंकड़ा है कि 2050 तक भारत में लगभग 50% जनसंख्या अर्बनाइज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है उसने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2036 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग 1518 मिलियन हो जाएगी, जो 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग कितनी है, 1211 मिलियन, है ना। तो लगभग सभी आंकड़ों से यही चीज़ निकल के आती है कि आने वाले समय में भारत में शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और वैसे भी जब आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ता है, जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है लोगों का, तो कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य या बेहतर शिक्षा के लिए लोग शहरों की तरफ वैसे ही अधिक से अधिक पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी क्रम में सरकार द्वारा अब शहरों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, है ना। तो इसी क्रम में सरकार ने 2015 में अमृत मिशन की शुरुआत की थी और इसी को अभी अक्टूबर 2021 में एक्सटेंड करते हुए अमृत 2.0 मतलब अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 की शुरुआत की है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत शुरू किया गया है। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी शहर हैं भारत के उनको आत्मनिर्भर और वाटर सिक्योर बनाना, है ना, क्योंकि शहरों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उनको वाटर सिक्योर बनाना। और इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है वो है जो अभी तक जो वाटर सप्लाई की जो कवरेज थी वो 500 शहरों तक लगभग रखी गई थी। अब उसको क्या करना है, देश के लगभग 4700 शहरों तक उसको पहुंचाना, मतलब लगभग 100% शहरों को टैप वाटर सप्लाई के अंतर्गत कवर करना। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 2.68 करोड़ अर्बन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को और भी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहें तो इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो वही है कि शहरों को और भी ज़्यादा सतत विकास लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, उनमें बेहतर मैनेजमेंट करना। क्योंकि क्या होता है, जब शहरों में पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही तो वहाँ पे लगातार झुग्गी झोपड़ियों की समस्या को भी बढ़ावा मिल रहा है। और ये समस्या कहीं ना कहीं खराब स्वास्थ्य, खराब शिक्षा के साथ साथ अपराधीकरण को भी बढ़ावा देने के रूप में सामने आती हैं। तो इसी क्रम में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हो गई हैं अब आजकल, क्योंकि अब भारत जैसे देश में जहाँ लगातार शहरीकरण को बढ़ने की तरफ एक आंकड़ा देखा जा रहा है कि लगातार शहरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे तेज़ी हो रही है, तो ऐसे में इस तरह की जो पहल है वो काफ़ी कारगर है। गति शक्ति स्कीम, तो पीएम गति शक्ति स्कीम की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी। ओके, 13 अक्टूबर 2021, और इसको पीएमओ के तहत शुरू किया गया है। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना और सभी जो उससे जुड़े हुए विभाग या मिनिस्ट्री हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ताकि बेहतर तरीके से उसके द्वारा संचालित किए जाने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनका सही तरीके से संचालन संभव हो सके। तो चलिए इस स्कीम की झलक हम देखते हैं कि इस स्कीम की जो घोषणा की झलक है जो पीएम द्वारा की गई थी, चलिए उसको देखते हैं। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। तो इस स्कीम की आपने प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा की कुछ झलक देखी, जिसकी घोषणा पीएम द्वारा 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी। चलिए अब इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए इस स्कीम को बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट से शुरू किया गया है और इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की पेशकश की गई है, जिसमें क्या है लगभग 16 मंत्रालयों को इसमें शामिल किया जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिसमें रेलवे और रोडवेज मंत्रालय भी शामिल है। ओके, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत ये भी कोशिश की गई है कि इसमें जो भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट या फिर इनलैंड वाटरवेज या फिर जो उड़ान स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इनको भी इसके साथ समन्वित किया जा सके, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये है कि देश में जितने भी प्रोग्राम और स्कीम्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या अदर सेक्टर से रिलेटेड हैं उनको क्या किया जाए, उनको सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया जाए बेहतर तरीके से,
ताकि क्या हो, इससे न केवल लागत में कमी आए बल्कि बेहतर तरीके से कम समय में सभी योजनाओं को निष्पादित भी किया जा सके। तो इसी क्रम में इसको शुरू भी किया गया है। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि जो भी इकोनॉमिक जोन्स हैं जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फिशिंग क्लस्टर्स या फिर एग्रीकल्चर जोन्स, इन सभी को भी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ओके, और इसमें इसरो की जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जाएगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसरो की जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा। ओके, और ये पीएम गति शक्ति स्कीम के 6 मेन पिलर्स हैं, मतलब ये 6 मेन मानदंडों पर आधारित है। इसमें सबसे पहला जो मानदंड है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब समग्रता, जिसमें सभी जितने भी सरकार के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं इनको क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर ये जो पोर्टल बनाने की बात की गई है इसी पोर्टल से इन सभी को जोड़ा जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अभी जैसे कोई रोड बन रहा है, उस रोड पता चला कि रोड तो पहले बन गया, इसके बाद क्या हो रहा है, अब उसमें कोई केबल बिछ रही, फाइबर केबल जैसे अभी चल ही रहा है वो काम बिछाने का, इसके बाद क्या हो रहा है उसमें पानी के पाइप डाले जा रहे हैं, तो बार बार उसको क्या हो रहा है, बार बार उसको तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट जो मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भी वर्क कर रहे हैं उनके बीच क्या है, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इन्हीं सब समस्याओं को तो निपटाने के लिए इस स्कीम को सरकार द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं होती हैं। पता लगा रोड तो बन गया, अब इसके बाद में ध्यान आ रहा है कि इसमें पाइप भी पड़ने हैं, फिर बाद में ध्यान आ रहा है अरे इसमें तो फाइबर केबल भी बिछानी है, या फिर और कोई इससे रिलेटेड क्या गैस पाइप बिछाना है ना। तो इससे क्या है कि सरकार ने कहा है कि इन सबको जब काम चल रहा है, मतलब जो रोड पड़ ही रहा है, तो उसी समय इन सबको क्या किया जाए, इन सभी कामों को किया जाए। और इसकी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर पोर्टल पे मिल जाएगी, जिसमें दिया भी रहेगा कि कितने समय में इस जो कोई प्रोजेक्ट है कंटिन्यूएशन वो कब तक पूरा होगा, या उससे रिलेटेड जो अदर भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पोर्टल पे दे दी जाएंगी। उस पोर्टल से सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जुड़े हुए रहेंगे, है ना। इसका नेक्स्ट पिलर क्या है, प्रायोरिटाइजेशन, मतलब इससे क्या होगा, फिर जब ये सब चीज़ समग्रता से इन लोगों को जब पता चल जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, तो वो अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने काम को कि हमको कौन सी चीज़ काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है ना। तो प्रायोरिटाइजेशन भी इसका मेन पिलर है। और तीसरा इसका है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इससे क्या है कि मेन फोकस ये रहेगा कि बेहतर से बेहतर और कम से कम समय में संसाधनों का अनुकूलतम और अधिकतम उपयोग किया जा सके। क्योंकि जब सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के बारे में जो प्रोजेक्ट या स्कीम्स जो चल रही है एक दूसरे डिपार्टमेंट के, उसके बारे में एक दूसरे को पता रहेगा। उससे क्या होगा कि संसाधनों का संभावित अधिकतम से अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा। इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, मतलब क्या किया जाएगा, सभी को सिंक किया जाएगा, सभी डिपार्टमेंट की जितनी भी गतिविधियाँ हैं और डिफरेंट जो लेयर हैं गवर्नेंस के, उनको सबको क्या किया जाना, सिंक मतलब समग्र किया जाना। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो अभी जटिलताएं बनी रहती हैं, जैसे क्या हो रहा है, कोई पता लगा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, अब उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। ओके, तो इन सब में भी क्या होगा, इसके इस तरह के क्लियरेंस मिलने भी आसानी होगी जब एक दूसरे को सब कुछ सिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो 5वां पिलर एनालिटिकल अप्रोच पे आधारित है, मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी इसमें इससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसका एक GIS बेस्ड जो स्पेशल प्लानिंग एनालिटिकल टूल्स है, उस ऐसे टूल्स पर एक ही स्थान पर इससे रिलेटेड सब क्या किया जाएगा, डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा इन सभी का बेहतर तरीके से विश्लेषण संभव हो सके। और इसके साथ साथ जो इसका लास्ट और छठा पिलर है उसमें कहा गया है कि सभी जो डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं वो क्या करेंगे, वो भी सक्षम हो पाएंगे कि क्या देखने के लिए कि जो भी क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी क्या कर सकेंगे, निगरानी कर सकेंगे, उनकी प्रोग्रेस के बारे में निगरानी कर सकेंगे, है ना। तो इन सभी के लिए सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ये काफ़ी व्यापक योजना है सरकार की। और इससे पहले भी जैसे जो सरकार ने 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो शुरुआत की थी, जिसमें कहा गया था 110 लाख करोड़ आने वाले समय में खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसको भी इसी में समाहित कर दिया गया है। जबकि PM गति शक्ति के तहत क्या कहा गया है कि इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए आने वाले वर्षों में खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, है ना। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट था 2019 का राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसको भी इसी में समाहित कर दिया गया। और इसके अंतर्गत अभी देखो, सुना भी होगा, न्यूज में भी रहा था ये बहुत, कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे देश में, जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाने की बात कही गई, तो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो बात की गई है ना, तो ये काफ़ी व्यापक सरकार की योजना है। तो चलिए अब हम अपनी अगली स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है संवाद स्कीम। तो संवाद स्कीम के अगर बैकग्राउंड की बात करें
तो देखिए जो अभी 2020 में एक द लेसेंट साइकियाट्री द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2017 तक भारत में लगभग 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। और इसके साथ साथ अन्य जो डेटा गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए जाते रहे उनसे भी इस चीज़ का पता चलता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। इसके साथ साथ क्या है कि भारत में तस्करी का भी काफ़ी घटनाएं तस्करी की देखने को मिलती हैं। तो इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सरकार द्वारा इसके पहले चरण की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। और इसकी शुरुआत करने के पीछे का कारण था कि जो भी बच्चे कमज़ोर परिस्थितियों में जी रहे हैं उनके लिए समर्थन सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी इसी के कंटिन्यूएशन में अगस्त 2021 में इसके दूसरे चरण को शुरू किया गया है और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी बच्चे हैं या किशोर हैं उनके ओवरऑल स्वास्थ्य को मेंटल स्वास्थ्य को क्या करना ध्यान में रखना। ओके, चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसको जो इम्प्लीमेंटेड इसकी जो एजेंसी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, इसको इसके तहत क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इससे पहले भी अभी भारत में क्या किया गया था कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से वो तो चला ही आ रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से शुरू किया गया था भारत में। और इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं उनकी देखभाल के लिए भी 2017 में भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लाया गया था। और इस योजना के तहत मेंटल हेल्थ सपोर्ट के साथ साथ उनको क्या किया जाएगी, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है ये क्या है, इसका अपेक्स इम्प्लीमेंटेशन इसकी बॉडी है। और ये किसके अंतर्गत संचालित होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये संचालित होती है। क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखिए देश में शिक्षण प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में जुलाई 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ट्राइबल अफेयर्स मंत्री दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। कहाँ के बच्चों में, ट्राइबल एरियाज़ के बच्चों में, है ना। तो चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसके प्रोग्राम्स के तहत जो सबसे पहली बात कही गई वो कहा गया कि लगभग 50,000 स्कूल जो टीचर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको नवाचार के लिए, उद्यमता के लिए, IPR और डिज़ाइन थिंकिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और नई नए आइडिया के जनरेशन, मतलब इस तरह के विभिन्न फील्डों में उनको क्या किया जाएगा, टीचर्स को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो इनोवेशन सेल है और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और CBSE और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये इन सभी का क्या है, संयुक्त प्रयास है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी शिक्षक हैं उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनमें जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उनमें जब बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनको क्या किया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी जरूरी है कि इसमें जो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी वो केवल ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएगी। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और देखिए इससे पहले भी सरकार द्वारा ट्राइबल जो एरियाज है, ट्राइबल रीजन है, उसमें भी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चलाया जा रहा है। मतलब ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही इसको संचालित किया जा रहा है और इसकी संचालन को लगभग 1997-98 से ही देखा जा सकता है। और इसका उद्देश्य ये कि देश में 2022 तक ऐसे सभी ब्लॉक्स में जहाँ पर 50% ST पॉपुलेशन है, ओके, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 50% ST पॉपुलेशन हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी गई है कि कम से कम वहाँ पे जो एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सनस होने चाहिए। मतलब जिस एरिया में ये 50% पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो उसमें कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन होने चाहिए। तो वहाँ पे अगर 50% ट्राइबल पर्सन होंगे तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा, जिसका मेन मोटिव होगा कि ट्राइबल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कराना, और जो कि पूरी तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खोला जाएगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम। तो देखिए अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सरकार द्वारा 2015 में
परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत करने के पीछे का मेन कारण था कि देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर या फिर ये कह सकते हो ट्रेडिशनल फार्मिंग कल्चर को बढ़ावा देना, जिससे क्या हो, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, जिससे लोगों के हेल्थ को सुधारा जा सके। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अभी सरकार द्वारा 2020-21 फाइनेंशियल ईयर्स में इसको शुरू किया गया था, कैसे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम को, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की पहल है। और इसका मेन मोटिव है जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना, ट्रेडिशनल बेस पे फिर से इम्प्लीमेंट करना, मतलब ट्रेडिशनल बेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को देश में लोगों के बीच प्रसारित करना, जिससे सभी लोग जो केमिकल से जो फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जा रहा है तो उसको केमिकल्स को यूज ना करके ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस को अपनाएं, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर को बढ़ावा मिल सके। और भारत में सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर को अपनाने वाला पहला स्टेट बना था, वो है सिक्किम, ठीक है। और अभी हाल ही में लक्षद्वीप भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी कृषक हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे तो उनको 12,200 रुपये पर हेक्टेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। और ये जो रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे वो 3 साल के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इस स्कीम के तहत जो क्या है, किन मेन प्रैक्टिसेस पर जोर दिया गया है, उनमें कुछ 3-4 मेन प्रैक्टिसेस हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें जो पहली है वो है कि सिंथेटिक जो केमिकल्स जिनका यूज किया जाता है खेती में, उनका पूरी तरह से क्या करना, उनके उपयोग को बंद कर देना। इसके साथ साथ जो खेती में जो बायोमास जो होता है, खेती के प्रोडक्ट से जो बायोमास मिलता है उसको क्या करना, उसको रिसाइकलिंग करना और मल्चिंग विधि को अपनाना, ठीक है, बायोमास मल्चिंग को अपनाना। इसमें तीसरा कहा गया है कि जो पशु होते हैं, पशुओं के जो गोबर और उनका मूत्र है उसको भी क्या करना, एज ए फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड उसको यूज करना, मतलब इस चीज़ को भी बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ इसमें एक बात और कही गई है कि इसमें जो प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन है, मतलब जैसे नीम के प्लांट से कोई उसका एक्सट्रैक्ट निकाला तो उससे क्या हुआ, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया, या किसी अदर जो प्लांट बेस्ड जो प्रिपरेशन है उनको क्या करना, उनको खेतीबाड़ी में उपयोग करना, ठीक है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। और हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए, सरकार द्वारा मार्च 2021 में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई थी और जैसे आगे चलकर अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। और इसका जो मेन मोटिव है इस पॉलिसी का वो है जो वाहन है उनसे होने वाले जो प्रदूषण को क्या करना, कम करना, मतलब व्हीकलर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वायुमंडल में जो एयर पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं व्हीकल से, उसको उसमें क्या करना, कमी लाना। तो चलिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा लगभग इस स्कीम के तहत एक आंकड़ा लगाया गया है कि 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स, ऐसे लाइट मोटर व्हीकल जो 20 साल से अधिक पुराने हैं, और 34 लाख ऐसे लाइट मोटर व्हीकल जो 15 साल से पुराने हैं, उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है केवल इसी समय अवधि के आधार पे ही किसी भी वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले उसको एक टेस्टिंग एजेंसी होगी, टेस्टिंग पॉइंट पे उसको क्या किया जाएगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे ले जाया जाएगा। और यदि ऐसा है कि वाहन लगता है कि वो आगे चलाए जाने की परिस्थिति में है, उसको फिटनेस सेंटर में पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है तो उसको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि उसको आगे चलाने के लिए उसका री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये री रजिस्ट्रेशन पहले वाले रजिस्ट्रेशन से काफ़ी महंगा होगा, है ना। तो मतलब इसको ऐसा नहीं केवल 15 और 20 साल की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके लिए कि इसमें स्क्रैप कर ही दिया जाएगा, बल्कि इसमें कहा गया कि जो ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाया जाएगा वाहन को, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये आगे चलाने लायक नहीं, मतलब ज़्यादा ही इसकी स्थिति खराब है, प्रदूषण इससे ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको स्क्रैप किया जाएगा, वरना उसको आगे भी चलाने के लिए री रजिस्ट्रेशन का पास दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कही गई है, राज्यों को निर्देश दिया गया है इसमें कि राज्य क्या करें, जो भी पर्सनल व्हीकल हैं उनकी खरीद पर 25% और जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी खरीद पर 15% जो रोड टैक्स है उसमें छूट दें, ताकि लोग क्या हो, अपने वाहन स्क्रैपिंग के लिए लोग प्रोत्साहित हो सकें, है ना। तो राज्यों को ऐसा निर्देश दिया गया कि वो इस तरह की छूट प्रोवाइड कराएं। और इसी तरह से कहा गया जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको भी निर्देश दिया गया है कि जो भी अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट आपको दिखा देता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखा के वाहन खरीदता है तो उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ओके, तो मतलब इसको मेन इसीलिए शुरू किया गया कि जो भी जैसे ज़्यादा पुराने वाहन हो जाते हैं तो एक तो प्रदूषण की तो है ही समस्या, लेकिन उससे क्या रहता है, जैसे रोड एक्सीडेंट भी भारत में काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं कई बार देखा जाता है कि जो काफ़ी पुराने वाहन, जो डग्गा मार वाहन भी जिसे कहते हैं हम लोग आम बोलचाल में, तो इनके चलने से भी क्या रहता है कि कई बार रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो रोड एक्सीडेंट में कमी लाना, इसके साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना, क्योंकि जो भी जितना ज़्यादा पुराना वाहन हो गया उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी तो ख़राब हो रही है ना, लगातार फ्यूल ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। उसकी जो क्वालिटी उसकी जो चलने की वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो इसको भी जो है इस समस्या का भी निदान करना, और इन सभी से क्या हो रहा है, इस सभी से पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। तो इन्हीं सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। उसके साथ साथ इंसेंटिव भी इसीलिए दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, ताकि लोग इसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहली बात वही कि इससे रोड और व्हीकुलर सेफ्टी, मतलब दोनों की ही सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और फ्यूल एफिशिएंसी और भी बेटर हो सकेगी। तीसरी बात, इससे क्या होगा, जो वर्तमान में जो इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग जो इंडस्ट्री अभी चल रही है, तो उसको क्या होगा, उसका फॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। अभी तो अनौपचारिक रूप से अभी स्क्रैपिंग चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसका भी फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब फ्यूल एफिशिएंसी किसी वाहन की बढ़ जाएगी तो उससे सीधे सीधे क्या होगा, कोई भी जो वाहन, जो मालवाहक वाहन है, कहीं ना कहीं वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो जा रही है किसी पर्टिकुलर माल को ले जाने में, तो उसमें भी जो है कमी आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इससे क्या होगा, देश के दूर दराज क्षेत्रों में, जैसे जो भी रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सकेंगे। और इसके साथ साथ जो ऑटोमेटिव और स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में, क्योंकि जो स्क्रैप होंगे वाहन, इनसे स्टील लोहा जो भी मिलेगा, तो रॉ मटेरियल के रूप में उनको सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सकेगा, है ना। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया था, किसे, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो चलिए, आज की तो हमारी स्कीम्स कंप्लीट हुई। लगभग देखिए हमने 2021 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ना थी या रेलिवेंट थी, उनको हम लिया है। और वैसे भी अब देखिए, अब अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, जैसे अब उत्तराखंड की भी डेट डिसाइड होगी, उत्तराखंड PCS प्री की, इसके साथ साथ BPSC एग्जाम भी आने वाला है। तो उन सभी एग्जाम के साथ साथ जो भी वनडे एग्जाम है, उनमें सभी में ये स्कीम्स क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी।